का आभारी हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में एसडीएम साहब का और जज साहब का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने अपने लिए समय निकाला अपने कीमती समय से, और आगों से बता रहे हैं डिपार्टमेंट से इंजीनियर साहब, उनको भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से नागौर से सुबह जल्दी चलकर हमारे लिए समय निकाला। ओम प्रकाश छात्रा को भी छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला, धन्यवाद। और विशेषकर हमारे लिए एक गौरव की बात है कि आज हमारे बीच में भारत सरकार राष्ट्रपति महोदय से सम्मानित पद्मश्री अवार्ड श्रीमान सुंदराम जी वर्मा वो हमारे बीच में पधारे हैं और हमें मार्गदर्शन करते रहेंगे कि किस तरह से इन्होंने पर्यावरण और कृषि क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड राष्ट्रपति महोदय से मिला था पिछले साल। तो ये हमें मार्गदर्शित करते रहेंगे और मैं मन से ही आग्रह करूंगा कि हमारे से सभी सीनियर हैं और हमने जो प्रयास किया है छोटा सा मिशन बरगद, उसके आगे जो सम्मानित मंच है वो हमें मार्गदर्शित करे, हमारे को गाइड करे, हमारे को संरक्षण दे, ताकि इस मिशन को नेशनल लेवल पे और विश्व लेवल पे इसको ले जा सके, एक पहचान दिला सके। न केवल मैं नहीं चाहता कि न केवल नागौर की बल्कि अपने राजस्थान और इंडिया की पूरी दुनिया में पहचान हो, क्योंकि बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है और राष्ट्रीय वृक्ष होना किसी भी देश के गौरव प्रतीकों में से एक है। तो गौरव प्रतीक वो होता है जिसका देश में जबरदस्त सांस्कृतिक महत्व होता है। बरगद को बहुत सोच समझ के भारत सरकार ने राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया है और इसकी वजह से भारत की पहचान है। और पश्चिमी राजस्थान में जो बरगद है वो विलुप्त के कगार पे है। तो इसी बरगद गार्डन को डेवलप करके हम ये करना चाहते हैं कि एक मॉडल बने ये बरगद गार्डन पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए। तो लोग देखें कि किस तरह से बरगद कितना महत्वपूर्ण पौधा है। तो ये छोटा सा प्रयास है हमारा, बाकी एचएम साहब से और जज साहब से, बाकी सम्मानित मंच से मेरा आग्रह है कि हमें गाइड करते रहे, हमें बताते रहे, क्योंकि मैं भी सर्विस में हूँ और सर अभी सर्विस में है। तो ये यहाँ लोकल है तो ये ज्यादा मेरे से संरक्षित कर सकते हैं इस क्षेत्र को। तो धन्यवाद देना चाहता हूँ सबको, धन्यवाद। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा उपखंड अधिकारी श्रीमान बाबूलाल जी जाट कि वो इस कार्यक्रम को संबोधित करें एवं अपना मार्गदर्शन दें कि इस बरगद गार्डन को और किस तरीके से डेवलप किया जा सके। आज के इस आपके सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा विकसित बरगद गार्डन के ड्रिप इरिगेशन के उद्घाटन समारोह में मंच पर उपस्थित पद्मश्री अवार्डी सुंदराम जी वर्मा साहब, कुचामन के सिविल वरिष्ठ न्यायाधीश ज्ञानेंद्र जी, ओम प्रकाश जी काबरा साहब, तेजस्वी जी और गजानन जी जो नमक एसोसिएशन से हैं, उदय सिंह जी खारिया, समस्त ग्रामीण, राजेश जी, प्यारे बच्चों। जैसा कि अभी राजेश जी ने बताया था, जो बरगद है इसको वट वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। ये अपना भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है और आपने पढ़ा होगा इसकी पूजा भी की जाती है। पूजा के साथ साथ बरगद एक ऐसा पेड़ है जिसके कई औषधीय गुण हैं। इसकी मेरिट है, डिमेरिट एक भी नहीं है। पर अपन को पता है जो ये पेड़ है ये अपने जीवन का आधार है। अभी आपने कोरोना काल देखा होगा, उसमें सबसे बड़ी कमी किसकी हुई थी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी से लोग जा रहे थे। ऑक्सीजन प्राणवायु है, अपने जीवन का आधार है। और ये बहुत खुशी की बात है कि आपके ये जो आपके ग्राम पंचायत खारिया में 1000 के लगभग बरगद के पेड़ लगे। अभी मैं वो जज साहब आ रहे थे तब हम ये चर्चा कर रहे थे, साहब कह रहे थे कि साहब ये जब बड़े हो जाएंगे तो ये तो ऑक्सीजन हब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है ना? तो बहुत बड़ी बात है। स्वस्थ वातावरण स्वस्थ जीवन का आधार है।
पेड़ ऑक्सीजन लेते हैं, आप बच्चे पढ़ते होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही पुण्य का काम है, कई इसके औषधीय गुण हैं। बट वृक्ष की इसकी पूजा की जाती है। अभी आप ये देखो कम से कम 2-3 किलोमीटर तक बरगद के पेड़ ही पेड़ है। आने वाले 5-7 साल में जब ये बड़े हो जाएंगे, आप ये मान के चलिए, ये अपने एक तरह से इंडिया के मानचित्र पे शो हो जाएगी ये चीज। इसमें जैसा कि मुझे साहब ने भी डायरेक्शन दिया था, जब साहब ने भी मेरे से 5-7 दिन पहले कहा था, राजेश जी ने भी मुझे कहा है, तो हम कोशिश करेंगे इसमें आपको जो ड्रिप इरिगेशन है, भामाशाह हमारे पास होते हैं, भामाशाहों को तैयार करके आगे आपकी जो आगे की ड्रिप इरिगेशन है, हम कोशिश करेंगे उसको कंप्लीट करेंगे। और ये चरागाह है, जैसा कि बता रहे थे, ये सरकार की जमीन है, किसी की व्यक्तिगत हक की नहीं है ये। इसमें पेड़ लगाए जा सकते हैं, चरागाह में पक्का निर्माण नहीं हो सकता। पेड़ लगे हैं, पेड़ लगेंगे, और ये बाकायदा से हमारे जो LRA टेनेंसी बने उसमें रूल्स बने हुए हैं कि सरकारी जमीन पे कोई भी व्यक्ति अनुमति लेके पेड़ उगा सकता है। पेड़ जीवन का आधार है। तो मैं इस नेक काम के लिए राजेश जी को कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ। तो उन्होंने अपने गाँव के लिए ये चमत्कारी काम है, छोटा काम नहीं है। मैंने आज पहले भी आया था, मैंने मॉडल तालाब देखा था, आपकी गौशाला भी अच्छी बनी है, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था इतने बड़े पैमाने पर बरगद के पेड़ लगे हैं। मैं उन्हें इनको धन्यवाद देता हूँ, और मैं ये आशा और विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये जिस हिसाब से जिस लगन से इनकी टीम लगी हुई है, ये जिस मिशन को लेके चले हैं, 100% उसमें हमसे जो बनेगा हम भागीदारी देंगे। जय हिंद, जय भारत। SDM साहब का बहुत बहुत आभार। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा मैं श्रीमान तेजराम सरकार मेहता का, और उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप आए और अपना उद्बोधन दें। शिक्षा की नगरी कुचामन में राजेश जी उमौद साहब के नेतृत्व में सेंट्रल GST गार्डन के रूप में एक बरगद गार्डन का जो आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए आज मुझे भी बुलाया गया और बोलने का मौका दिया। और आज मंच पर बैठे मंचासीन और दूर दराज से आए और विद्यालय से पधारे बच्चे, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं राजेश जी मेड़ता में जब उनकी पोस्टिंग हुई थी, तब मेरा उनसे परिचय हुआ था। तब भी आपने मेड़ता में कुछ पौधारोपण किया था, और मैंने कहा था आप सेंट्रल GST विभाग में नौकरी करते हो और आपके डिपार्टमेंट के कोई नजदीक आता है तो पहले वो घबराता है कि आपका डिपार्टमेंट वो है, खून चूस लेता है, तो आपके नजदीक कोई आता ही नहीं है। और आप ब्लड डोनेशन का कैंप लगा रहे हो तो आपके पास कैसे लोग पहुंचेंगे? तो उन्होंने कहा आप देखो तो सही कैसे क्या है, ये दूरियां जो लोगों में जो भ्रांति जो पैदा हुई है उसे ही खत्म करना है, और हर व्यक्ति। तो आपने वहाँ एक डोनेशन कैंप लगाया, और कम से कम इतने डोनेशन, और महिलाओं ने बढ़कर अच्छा काम किया। जो पहला और सबसे बड़ी बात ये हुई थी, इनके जो सेंट्रल GST विभाग से जो अधिकारी आए थे, उन्होंने कहा कि विभाग में एक नवाचार आपने जो किया है, इनका स्वागत किया गया था, और हम आगे भी इस प्रकार के आयोजन करते रहेंगे। जिस समय राजेश जी ने यहाँ आया, उन्होंने कहा था कि कुचामन एजुकेशन की नगरी है, एजुकेशन का हब है, और यहाँ लाखों बच्चे पढ़ते हैं। और कोरोना काल में जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो उन्होंने कहा कि कल ने इस प्रकार की समस्या आ जाए तो बरगद का एक ऐसा पेड़ है जो हमेशा ऑक्सीजन देता है, तो कल ने आने वाले इन बच्चों में, शिक्षा में, हर जगह इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता। जितने भी प्लांट लगाए गए वो आज खंडर स्थिति में, बेकार स्थिति में और खराब हो चुके हैं, मगर बरगद का पेड़ ऐसा है कि ऐसा प्लांट लग जाएगा तो यहाँ लाखों लड़के, लाखों बच्चे और बच्चियां जो देश का नाम करने वाले, उनकी समस्या नहीं आएगी। तो इन्होंने इसका एक नींव लगाई थी, जिसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, इनके माता पिता को प्रणाम करता हूँ कि इनके मन में इस प्रकार विचार आए।
और आज जुडिशरी से लेकर हर प्रकार के अधिकारी इस जगह आए और राजेश जी की पीठ पर दबा रहे, तो ये मुझे भी अच्छा लग रहा है कि एक युवा होने के नाते ये किस प्रकार का जो आयोजन है। आज सबसे बड़ी मैं यहाँ पहुंचा, मुझे जिस समय आयोजन हुआ था तो सारे सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में यहाँ लोग थे, अच्छा आयोजन हुआ था, मगर आज गौशाला के कुछ पदाधिकारियों ने आकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि अभी चंद दिनों पहले अभी भी वर्तमान में जो बीमारी चल रही है गायों में, लप्पी नाम की बीमारी, उनसे बचाव के लिए क्या आवश्यकता थी और उनके साथ क्या समस्या आई थी, तो आप उनके बचाव के लिए हमें करना चाहिए। तो आज मानव के साथ जो बीमारी आई थी उसके बचाव के लिए बरगद का पेड़ है और इस जमीन में जो लगाया जाए तो आप इनमें मदद करें, इन्हें काटने की, इन्हें तोड़ने की, और जिस प्रकार की जो मानसिकता बनाकर ये अलग विचार लाए जा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कंधे से कंधा मिलाकर राजेश जी और ये बरगद की टीम का हमें साथ देना चाहिए, जो आने वाले पूरे भारत का एक नया इतिहास रचा जाए। और हम जिस प्रकार और इस प्रकार सीधा किसी करते रहेंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज हमारे यहाँ जज साहब विराजमान थे और जज साहब का हमें सम्मान करना चाहिए, और जिनके साथ जिस प्रकार उन्होंने जो भाषा का उपयोग किया है ये बिल्कुल गलत है। और मैं जज साहब से निवेदन करूंगा कि उनको जानकारी नहीं थी, उन्होंने किस अपनी भाषाओं का उपयोग किया, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि उन्हें अपने पिता तुल्य समझकर उन्हें माफ किया जाए, उन्हें इस प्रकार की नहीं है और इसके आगे बढ़ाने के लिए योजना की। अच्छा, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा एसडीएम साहब, ये पर्यावरण पौधारोपण एक जो है इसका एक अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है और इस डिपार्टमेंट में राजेश जी जो काम कर रहे हैं तो उस डिपार्टमेंट की जो भूमिका है वो नगर बिल्कुल कुछ नहीं है, और सारी की सारी उनके पास नरेगा के नाम से काम करने का जो पैसा आता है और ओरिजिनल जो काम होता है वो विभाग यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा है। तो आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि उस डिपार्टमेंट के अंदर जो काम आ रहा है उसको किस प्रकार किस नियमों के तहत होना चाहिए, जो होना चाहिए। ये विश्व का सबसे बड़ा गार्डन होगा, मैं आज ही आपको कहकर जा रहा हूँ इस मंच पे। मैं भी मेड़ता से आया हूँ मीना नगरी से और मुझे ये मौका मिला है, तो मैं कह रहा हूँ विश्व का सबसे बड़ा गार्डन जो आप जिस जगह बैठे हैं ये विश्व का सबसे बड़ा गार्डन होगा, जो बरगद गार्डन होगा, जो इंडिया लेवल के नहीं विदेशों के लोग इस जगह आएंगे। मगर इस प्रकार के कई बार अच्छे कामों में जो समस्या है उस समस्या को समाधान करने के लिए मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद राजेश जी। पत्रकार महोदय का बहुत बहुत आभार। अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा वरिष्ठ सिविल जज एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमान ज्ञानेंद्र सिंह जी कि आप हमें उद्बोधित करें, संबोधन। आदरणीय मुख्य अतिथि सुनाराम जी, उपखंड अधिकारी श्री बाबूलाल जी, ओम प्रकाश जी काबरा, मुदगल साहब, गजानन जी, उदय सिंह जी, राजेश जी और उनकी पूरी टीम। मैं पिछली बार भी यहाँ आया था, बच्चे पिछली बार उपस्थित थे, हम लोग आपस में मिले भी थे। मैंने उस समय भी ये कहा था कि ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक चीज है कि इतनी भारी मात्रा में बरगद के पेड़ लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई हमें भी पता है, हमने अभी विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत लाखों पेड़ लगाए, लेकिन उनमें से जिंदा कितने, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और एक एक पेड़ को बच्चे की तरह संभालना, आज ये जो इरिगेशन का सिस्टम इन्होंने चालू किया है उससे हर वृक्ष को पानी पहुंचेगा, हर वृक्ष की जीवन है वो आगे बढ़ेगा और मानव श्रम और समय दोनों की बचत होगी। तो निश्चित रूप से राजेश जी, उनकी टीम, राजेश जी के पिताजी भी इसमें तन मन धन से अपना पूरा समय लगाकर जो इसकी सेवा कर रहे हैं वो वास्तव में उदाहरणीय है और वास्तव में ये प्रशंसा के योग्य है। इनकी ये जो भावना है और ये निस्वार्थ भावना है, इसका व्यक्तिगत इनका कोई स्वार्थ नहीं है, व्यक्तिगत सिर्फ इतना इनका स्वार्थ है कि ये जो संसार है ये और सुंदर हो और अच्छा रहने लायक हो। और बरगद का वृक्ष वैसे भी हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में अत्यंत पवित्र वृक्ष बताया गया है। तो धार्मिक रूप से भी इस वृक्ष का महत्व है, जीवन के लिए भी इसका महत्व है। आज जो इन्होंने कार्य किया है उससे इस जो पवित्र भावना है इसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, 10 बजे से न्यायालय का समय है, इसलिए ज्यादा समय आपका भी नहीं ले पाऊंगा, हम भी समय नहीं ले पाएंगे। इसलिए सामने भी एक मीटिंग रखी है, पर इस अंत समय में भी आप लोगों का इतना स्नेह मिलता है, आप लोग हमें बुलाते हैं, उसके लिए भी हम आभारी हैं आपके। और जिससे जैसा जो भी सहयोग बन सके, मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं भी ये संकल्प करता हूँ, सबसे भी निवेदन करता हूँ, जो भी हमारे से सहयोग बन सके इस पवित्र कार्य में हम सहयोग देंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद। राजेश जी का
बहुत बहुत आभार जैसा। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कुचामन विकास समिति के अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश सिंह काबरा से कि वो कार्यक्रम में विद्यमान समस्त ग्रामवासियों एवं विद्यार्थियों को संबोधित करें। श्रीमान ओम प्रकाश सिंह काबरा। सभी सम्मानीय अतिथिगण, राजेश जी और पद्मश्री अवार्ड वर्मा साहब, विद्यालय से पधारे हुए। मैं पिछली बार भी यहाँ जब राजेश जी ने शुरुआत की थी और मैंने देखा कि सड़क के दोनों तरफ किस तरह से उन्होंने पेड़ लगाकर और उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था की, पर आज वो पेड़ भी मैं समझ रहा हूँ अच्छी बरसात के कारण फल फूल रहे हैं। मित्रों, प्रगत ऐसा है 2 साल 2.5 साल आपको सेवा करनी है, फिर आने वाले कई सैकड़ों वर्षों तक वो बरगद आपको लाभ देंगे, आपकी सेवा करेंगे। तो 2 साल की जो मेहनत है उसको लगाने और उसकी सेवा करने में, उसके बाद पेड़ खुद जमीन से इसकी जड़ें इतनी गहरी होती है और इतनी फैलती है कि वो स्वयं खुद चारों तरफ से अपना पानी और पोषण कर लेता है। तो इस अभियान में राजेश जी लगे हुए हैं, इनका जीएसटी डिपार्टमेंट लगा हुआ है। मैं बधाई देता हूँ कि ये नए काम को एक छोटी सी जगह में और अपने बलबूते पे कई विरोध होते हुए भी ये इस अभियान में लगे हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी हम लोग इनका सपोर्ट करते थे और इस तरह से सपोर्ट हिरानी और कुचामन आपस में जुड़े हुए हैं, कुचामन का एक पार्ट है। और मैं कुछ विद्यालय के बच्चों को 16 अक्टूबर को इस बार 2-2 ड्रेस सरकार दे रही है बच्चों को। सभी विद्यालयों में 2-2 ड्रेस सरकार दे रही है। मैं हर साल बच्चों को 300-400 बच्चों को ड्रेस देता हूँ, लेकिन इस बार ड्रेस नहीं देके उनको सर्दी आने वाली सर्दी के लिए पुलोवर देना चाहूंगा। तो आपके जो भी राजकीय विद्यालय है, 2 विद्यालय से मुझे जो चयनित विद्यार्थी है उनकी सूची भिजवा दे। 16 तारीख को मैं उनको पुलोवर जो है वहाँ भिजवा दूँ। 16 अक्टूबर बुधवार है, तो आपके 2 विद्यालय के मेरे पास एक आधे विद्यालय का तो आ ही गया। तो शकील साहब हैं या शायद किसी में कार्य में, तो आपके 2 जो राजकीय विद्यालय हैं उनके बच्चों की सूची भिजवा दें, उनके नाम, उम्र, एज, ताकि उनके हिसाब से उनके लिए पुलोवर खरीदें और 16 तारीख को बच्चों को वहाँ पे पुलोवर दिला सके। ये काम बहुत बहुत आभार कुचामन विकास समिति के अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश सिंह काबरा साहब। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान सोनाराम जी वर्मा से कि आप भी इस कार्यक्रम को संबोधित कर हमारा मार्गदर्शन करें और आपकी जो 1 लीटर पानी में एक प्लांट को जीवन भर सर्वाइव करवाने वाले जो टेक्निक्स है उसके बारे में थोड़ा हमें भी अवगत करवाए, बच्चों को भी अवगत करवाए। उस टेक्निक से और किस तरीके से ज्यादा प्लांट्स लगाए जा सकते हैं और प्रकृति को कैसे हरा भरा किया जा सकता है। श्रीमान सोनाराम जी वर्मा। परम आदरणीय आबरा साहब, सम्मानित मंच, प्रतिष्ठित नागरिक बच्चों और आयोजक जो है इस कार्यक्रम के राजेश जी और उनकी टीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि मुझे आप सबके बीच में उपस्थित होने का और कुछ कहने का मौका दिया। जो काम आप कर रहे हैं उसके बारे में काफ़ी कुछ कहा जा चुका है और पिछला जो समय था बीमारी का, उसमें पेड़ों की क्या महत्व है, पेड़ों का क्या महत्व है, कितनी आवश्यकता है और किन किन पेड़ों से क्या क्या लाभ हैं, ये सब हम बहुत विस्तार से जान चुके हैं। जैसा कि आपने कहा 1 लीटर पानी वाली तकनीक पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि यहाँ कुचामन में लगभग 1 साल में 35 से 40 सेंटीमीटर बरसात होती है और 35 से 40 सेंटीमीटर बरसात होने का मतलब ये है कि हर वर्ग मीटर पर 350 से 400 लीटर पानी बरसता है और 1 मीटर में 350 से 400 लीटर पानी बरसता है। इसकी जो मात्रा है
वो इतनी अधिक होती है कि अगर हम 1 हेक्टेयर जमीन का अगर पानी का मूल्यांकन करें तो 35 लाख लीटर पानी। वो 1 हेक्टेयर जमीन पे 35 लाख लीटर पानी अगर बरसता है, उस पानी को हम उस जमीन में अवशोषित करवाएं और फिर उसको सुरक्षित रखें, तो फिर ये पानी इतना है कि पौधे को पानी देने की आवश्यकता है। तो इसके लिए पहले ये जानना जरूरी है कि ये पानी बाहर निकलता है। ये पानी मुख्य रूप से 2 तरह से बाहर निकलता है। पहला कारण है जो जमीन में घास उगते हैं, उससे ये पानी बाहर आ जाता है। 1 मीटर की गहराई तक इनकी जड़ें होती हैं, तो 1 मीटर गहरा पानी तो इस घास से ही बाहर आता है। बाकी जो नीचे का पानी होता है, उसमें क्या होता है कि जब थोड़ी बहुत वाष्प पानी की बनती रहती है, तो जमीन में भी पानी की वाष्प जब बनती है और वो बाहर निकलती है, तो एक सुराख का रूप लेती है और उस सुराख से बहुत गहराई का पानी भी बाहर आ जाता है। और वैज्ञानिक भाषा में हम उसको कैपिलरी एक्शन कहते हैं। तो गहराई का पानी कैपिलरी एक्शन से आता है, ऊपरी सतह का पानी घास से आता है। दोनों कारणों को उठा दो, फिर वो पानी जमीन में ही रहेगा। और जब पौधा लगाएंगे तो उसको अतिरिक्त पानी देने की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं, जिस जमीन में पौधे लगाने हैं उस जमीन की 2 या 3 जुताई करते हैं। पहली जुताई पहली मानसून की अच्छी बरसात होने के बाद जुताई गहरी करते हैं, डिस्क प्लोइंग से करते हैं। गहरी जुताई पहली मानसून की अच्छी बरसात में घास लगभग उग जाता है, तो वो घास निकल जाता है और पानी सोखने की क्षमता भी बढ़ जाती है। जब बरसात का पानी आएगा वो जमीन में समा जाएगा, क्योंकि उसमें गहरी जुताई की हुई है। बीच में अगर लगातार बरसात है तो 1 जुताई और कर लेते हैं, लेकिन 1 जुताई अंतिम मानसून की अंतिम बरसात के बाद वो जुताई करते हैं। तो जो दूसरी जुताई करते हैं उससे क्या होता है कि एक तो बचा बचा घास खत्म हो जाता है और उगा हुआ घास खत्म हो जाता है, और ऊपरी सतह की जो सुराखें हैं या कैपिलरी जिसको कहते हैं वो भी टूट जाती है। तो वो पानी भी जमीन में ही रहता है और उसमें इस तरह के पौधे बरसात जाने के बाद में, अंतिम बरसात के बाद में लगाए जाते हैं। बरसात में या बरसात के पहले नहीं लगाए जाते हैं। क्यों कि बरसात में लगाने से बरसात में पौधे को पानी पीने की आदत बन जाएगी और वो फिर पौधे को पानी देना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या करते हैं कि हम जब बरसात निकल जाती है तो सितंबर माह में ये पौधे लगाए जाते हैं। और जब पौधे लगाते हैं तो केवल 4-5 इंच लंबा चौड़ा गड्ढा, लेकिन 1.5 फीट गहरा गड्ढा खोदते हैं। 1.5 फीट गहरे गड्ढे में जब पौधा लगाते हैं तो 1 फीट नीचे का हिस्सा पौधा लगाने में कवर हो जाता है और बाकी ऊपर का जो हिस्सा है उसमें 1 लीटर पानी डाल देते हैं और फिर उसमें पानी देने की जरूरत नहीं है। वो 1 लीटर पानी इसलिए डालते हैं कि जब पौधा लगाते हैं तो थोड़ी जड़ें पेड़ से डिस्टर्ब होती है, इधर उधर होती है, तो वो वापस मिट्टी के चिपक जाते हैं, इसलिए वो 1 लीटर पानी डालते हैं। बाकी उस 1 लीटर पानी से कोई आगे कोई पौधा पनपता है ये बात नहीं है। तो पौधा तो उसी से पनपेगा जो नमी है। और मैंने जैसे आपको बताया कि 1 वर्ग मीटर में अगर 350 लीटर पानी है तो ये पानी की मात्रा कम नहीं होती। और सितंबर में पौधा लगाते हैं, आगे सर्दी का मौसम आ जाता है तो पैदावार कम होती है, लेकिन पौधा अपनी जो जड़ें हैं वो विकसित जमीन में पूरी तरह से सर्दियों में कर लेता है। फिर जैसे ही गर्मी आती है तो ऊपर की सतह सूखने लगती है, तो ऊपर नमी कम होती है, जड़ें हमेशा नमी की ओर बढ़ती है, तो नमी नीचे ज्यादा है तो पौधे की जड़ें स्वतः ही वो नीचे की ओर चली जाएगी, जहाँ उसको पानी मिलेगा वहाँ चली जाएगी, पौधा इतना समर्थ हो जाएगा। और आप मई जून में देखेंगे तो वो इस तरह से पौधा दिखेगा कि जैसे किसी झील के किनारे खड़ा हो, चाहे कितनी आंधी आए, कितनी गर्मी हो, 40-50 डिग्री का टेम्परेचर भी यहाँ आता है कई बार, उसमें भी उस पौधे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पिछले साल कुछ पौधे लगाए थे, 2000 के आसपास पौधे लगाए थे। एक गौशाला में 4 स्कूल, एक दिल्ली में श्री राम ग्रुप हाई स्कूल था, वहाँ एक बच्चे ने इसको किसी यूट्यूब पर देखा
उस बच्चे को बाहर विदेशों में पढ़ना था और वहाँ जब बाहर पढ़ने के लिए कोई एडमिशन लेता है तो उसको ये पूछा जाता है कि तुमने लोगों के लिए क्या काम किया, सोशल वर्क क्या है तुम्हारा। तो उसको ऐसा लगा कि अगर 1 लीटर पानी में पौधा लग जाता है तो मैं थोड़े पौधे लगा कर शुरुआत करूँ स्कूलों से। तो स्कूलों में क्या होता है कि एक स्कूल में 1000 बच्चे भी होते हैं, 500 भी होते हैं, 200 भी होते हैं। तो उसमें अगर 1% 1000 बच्चों में अगर 10 बच्चों ने भी उस तकनीक को अपना लिया तो वो फिर अपने आप आगे फैले। तो वहाँ थोड़ी उसने फंडिंग इकट्ठी की और उसने 4 स्कूलों में और 1 गौशाला में हमने ये पौधे लगाने का काम पिछले साल शुरू किया था और काफी सफल था। इस बार उस सफलता को देखकर आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने थोड़ा स्टेप किया कि हम भी काफी पौधे लगाते हैं। अगर आप ही तकनीक से पौधे लग सकते हैं तो हम आपसे लगाना चाहें। तो यहाँ जो हमने जगह देखी, ये गौशाला भी हम देखते गए और जो भीड़ वाली गौशाला है उसको भी हमने देखा था। बाद में उन्होंने पहले तो दोनों गौशालाओं में तय कर दिया कि हाँ हम पौधे लगाएंगे, लेकिन जब बाद में उनको बड़े अधिकारियों को ये विश्वास नहीं हुआ कि 1 लीटर पानी में कैसे पौधे लगेंगे, तो उन्होंने टारगेट कम कर दिया और उनका ही चयन करना उनका ही काम था। तो उन्होंने एक गौशाला लगा कि अगर इसमें अगर अच्छे पौधे लगेंगे तो हम फिर अगले जितने भी आप गौशालाएं लेंगे जो वो पौधे लगाना चाहेंगे, चारे वाले, छाया वाले या मेडिसिनल प्लांट या इमारती लकड़ी वाले, जो भी वो अच्छे लगाना चाहेंगे, अगले साल से हम कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो हमने लगभग 4000 पौधे यहाँ लगाए हैं और 1 लीटर पानी से लगाए हैं। वो लग चुके हैं पौधे, सितंबर में हमने लगा दिए थे। और मेरा आग्रह रहेगा कि वो आप उसको अभी तो देखें तो अच्छी बात है, लेकिन जो गर्मियों का समय है अप्रैल मई जून, उसमें आप जरूर देखें कि उन पौधों की 1 लीटर पानी से क्या स्थिति रहती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए पौधे का एक महत्व जो पर्यावरण के रूप में हो उसका बड़ा व्यापक महत्व है, लेकिन जो वर्तमान हमारी सबकी स्थिति है कि क्या बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जमीन की और घट रही क्या है, आमदनी घट रही है, उर्वरता घट रही है, भूमि में जो बरसात में है इसमें कमी आ रही है। और इन सब बातों को देखें तो इन सब में पेड़ पौधे का क्या महत्व है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने वो पौधे लगाए, वो पौधों का चयन किया है जो हमारे स्वदेशी पौधे हैं, जिसमें चारा भी मिले, ईंधन भी मिले, इमारती लकड़ी भी मिले, मेडिसिनल प्लांट भी मिले और उसमें ऐसे पौधे भी मिले जो रोजगार के साधन जिसमें उपलब्ध हो। तो हमने सीमित मात्रा में कुछ फलदार पौधे हैं, एरुंदा है, आंवला है, लेसवा है, ये कुछ ऐसे पौधे हैं, सहजन हैं जो जिनसे बड़ी अच्छी आमदनी भी हो सकती है। ऐसे पौधों को भी हमने लगाया है और चारे वाले अरडू के पौधे यहाँ भी लगे हुए हैं कुछ। तो उन अरडू से 5 साल बाद में 50 किलो चारा और 10 साल बाद में 1 क्विंटल चारा एक अरडू के पौधे से मिलता है। आप ये सोचो कि अगर एक जगह 5000 पौधे हों, 5000 क्विंटल चारा, इसकी आज की तारीख में कीमत क्या है। और हरी चारे की तो कल्पना भी नहीं कर सकता कोई कि हरा चारा पशुओं को मिल सकता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो गौशाला है वो हरा चारा भी खाए, उनको आमदनी वाले पौधे भी हो, उनको छायादार पौधे भी हो। आप जितने भी ये चाहे आप पंखे भी लगा देते हैं, कहीं छाया करते हैं, तो भी जो पेड़ों की छाया है उसकी बराबरी नहीं कर सकता। कोई कूलर भी लगा देते हैं तो भी नहीं कर सकता। तो छाया भी मिले, आमदनी भी हो, जमीन का जो उर्वरता है वो भी बढ़े, पर्यावरण भी हो और पौधे भी ऐसे हों जो खेती भी की जा सकती हो। तो हम चारों ओर से आमदनी किसानों के लिए, गौशालाओं के लिए, सार्वजनिक इस तरह के हमने ये प्रयास किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर इसमें बहुत बड़ी संस्थाएं हैं वो भी जुड़ेंगी और जीएसटी भी अगर जुड़ती है तो हमें स्वागत है। हम
जो पौधे लगाते हैं तो उसमें जो सोइल वर्क करना पड़ता है, 3 साल तक उन पौधों को रखते हैं और 3 साल में जब वो पौधे 10-15 फीट के आसपास हो जाते हैं या गायों के पशुओं की उनकी पहुंच दूर हो जाती है, उस समय हम उसको छोड़ते हैं। क्योंकि ये आपका जो अभियान है ये पूरा बहुत ही अच्छा है। पौधों की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। हर कोई लगा देता है, हर कोई वितरित कर देता है, लेकिन उनको लगाकर उनकी संभाल करना, उनकी सुरक्षा करना, उनको निरंतर देखभाल करना, ये सबसे बड़ी बात है। तो हम भी वही काम कर रहे हैं और हम काफी उसमें सफल रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे अगर वो तो ये कह रहे हैं कि आप लाख इस साल 10,000 पौधे 3-4-2 सालों में लगाए हैं, अगले साल हो सकता है 1 लाख पौधों का टारगेट हो जाए, तो हम जितने भी गौशालाएं हैं पहले उनको कवर करेंगे। वो जो सा पौधा लगाना चाहते हैं, जैसे जहाँ लगाना चाहते हैं सबसे, क्योंकि गोवंश जो है वो सबसे दयनीय हालत नहीं की है और इससे एक आदमी 300 ग्राम अनाज खाता है और 300 ग्राम अनाज का 7.5 रुपया होता है। और आप ये देखो कि 80 करोड़ लोगों को हम 7.5 रुपये उनके पास पैसे नहीं है कि 80 करोड़ लोगों को हम फ्री में वो अनाज वितरित कर रहे हैं। तो एक पशु वो 10 किलो चारा खाती है तो 15 के 150 रुपये का चारा खाती है। जब हम अपने लिए समस्याग्रस्त है तो एक पशु को पालना बहुत मुश्किल काम है और उनके लिए हमारी ये 1 लीटर पानी वाली टेक्निक अगर कहीं काम आएगी तो हमें बहुत खुशी होगी और उसके साथ कई लोगों को रोजगार मिलेगा। और आप ये देखो कि पानी जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। आने वाले समय में पानी सबसे बड़ा मुद्दा होगा। पीने के लिए पानी नहीं है, बहुत सारा एरिया है जहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, तो फिर पौधों के लिए कहाँ से आएगा। आप ये देखो कि एक पौधे को कम से कम 700 लीटर दो साल में अगर पानी दें तो पानी चाहिए। 1000 पौधों को आप ये देखो कि 70 लाख लीटर पानी की जरूरत होती है और अगर लाख पौधे लगाएं तो हम पानी और पर्यावरण रोजगार, जमीन की उर्वरता, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए काम करने की ओर धन्यवाद। बहुत बहुत आभार ब्रह्मा साहब। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा तेजस्वी जी रुद्रल से, जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट नागौर से, कि आप मंच को सुशोभित कर रहे, आप भी हमें अपना उद्बोधन दें। माननीय अतिथिगण, सबसे पहले तो मैं डिपार्टमेंट का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा बच्चों को कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो ये एक मंडल है स्थापित राज्य सरकार द्वारा। हर राज्य में एक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है और सेंटर में होता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, ठीक है। और हम हैं PCB, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हमारा काम क्या है, आपने पहले मेरा ये मानना है कि किसी ने जो कि एक बड़ी इंडस्ट्री संचालित करता है उसके अलावा इस डिपार्टमेंट का नाम नहीं सुना होगा। तो हमारा जो मुख्य कार्य है वो जो बड़ी इंडस्ट्री होती है, जो उद्योग होते हैं, उनमें सभी प्रकार के जो पोल्यूशन होते हैं, जिसमें से हम एयर, वाटर, हजार्डस वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, जो भी अस्पतालों से जो वेस्ट निकलती है बायोमेडिकल वेस्ट होती है, और जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलती है वो हजार्डस वेस्ट होती है, उसका रखरखाव, उसका जो है सेफ डिस्पोजल और कम से कम पोल्यूशन करें इंडस्ट्री प्रोडक्शन के साथ साथ ही हमारा गोल होता है। राजेश जी से मैं मिला था 16 सितंबर को, विश्व ओजोन दिवस पर हम यहीं आए थे बरगद गार्डन में। तब उन्होंने हमें टूर कराया था पूरे गार्डन का और बताया था कि सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर ड्रिप इरिगेशन का हो जाए यहाँ पे, तब मैं सर्टेन हो जाऊंगा कि ये पौधे बड़े होंगे। तो मैं साल्ट रिफाइनरी जो हैं वाइब्रेंट, ग्लोबल नहीं वाइब्रेंट, अमरनाथ से हैं, बाइकर सॉल्ट से हैं, तो बस एक बार कॉल करने पे भी ये अगले दिन खुद यहाँ पे आए थे। इन्होंने यहाँ का निरीक्षण किया था, इन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया है। और साथ ही साथ बरगद फाउंडेशन की टीम, जो एस्टिमेशन था वो 25 बीघा का था, इससे ज्यादा का नहीं था, लेकिन टीम ने जो है वो जो लेबर वर्क है वो अपने हाथों में लिया था।
ठीक है, जिसकी वजह से अपने जो 25 बीघा ने होके 40-45 बीघा जो एक कवर हो गया था। तो इसलिए थैंक यू फॉर ऑल फॉर हैविंग मी हियर। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को रेफर करते हुए इनको आप जो है सर्टिफिकेट से अतिथि से एक बार 1 मिनट, अरे उनको बुलाओ, 1-2 मिनट बॉस को बुलाओ उनका 1 मिनट। हाँ बोलो, हाँ उनका, हाँ बहुत बोलो। बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूंगा ये थोड़ा- राजस्थान साल्ट रिफाइनरी से श्रीमान गजेंद्र जी अग्रवाल का कि आप भी मैं संबोधित करें। जोरदार ताली बजाओ बेटा। नमक रिफाइनरी द्वारा यहाँ पौधों का इरिगेशन करवाया गया है और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के निर्देशानुसार हम कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। हाँ चलो सुनो अतिथि, अरे सुनो आप ही खड़े हो जाओ सर, आप बुलाओ उनके नाम बुलाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अब मैं बरगद एसोसिएशन की तरफ से प्रमाण पत्र देकर उन भामाशाहों को सम्मानित करवाना चाहूंगा जिन्होंने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के लिए आर्थिक सहयोग राशि प्रदान की है। सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा श्रीमान चंद्रभान जी अग्रवाल, अमरनाथ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड गोविंद। एक बार जोरदार तालियां इन्होंने 5 बीघा के ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के लिए 21,000 रुपीज की आर्थिक सहयोग राशि प्रदान की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आओ सब। इसके बाद मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा श्रीमान अजय कुमार जी गर्ग, जो कि वाइब्रेंट ग्लोबल साल्ट प्राइवेट लिमिटेड गोविंद से है। इन्होंने भी 5 बीघा के ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के लिए 21,000 रुपए की आर्थिक सहयोग राशि प्रदान की है। प्रगत मिशन आपका भी हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करती है, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार। इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान प्रहलाद राय अग्रवाल, जो कि पंकज आयोडाइज साल्ट इंडस्ट्री आगरा से है। इन्होंने 5 बीघा के ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के लिए 21,000 रुपए की आर्थिक सहयोग राशि प्रदान की है। बरगद संरक्षण फाउंडेशन नागौर के द्वारा आपका भी बहुत बहुत आभार। बोलो बोलो ना। रुको रुको, और भी कोई है इनके साथ जो नवास है, इनके विचार लो 2 मिनट। नमक रिफाइनरी, राजस्थान नमक रिफाइनरी नावा से जो और भी बंधु आए हुए हैं, उनसे एक बार मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक बार मंच पर आए और अपने विचार व्यक्त करें। तो आपने देखा है क्या, एक बार प्लीज आप बस इतना सा बता दीजिए कि वहाँ त्रिकोण वाले एरिया से लेके यहाँ तक आने के समय में आपने जो इतना विशालकाय बरगद गार्डन देखा, जो ओरिजिनल अपने दिल की बात बोलनी चाहिए, यही मौका होता है। दिल की बात, मोदी जी मन की बात कहते हैं, आप दिल की बात क्यों? मंचासीन अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने भी यहाँ पे आके हमें अनुग्रहित किया और हमें मोमेंटो बैठ किया। और यहाँ पे जो बरगद के पेड़ लगे हैं बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा कार्य किया है राजेश जी की टीम ने और राजेश जी ने। इसके लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और ऐसा प्रयास पूरे राजस्थान और पूरे भारत में करें। हम इनके साथ रहेंगे हमेशा से। क्या नाम है उनका, एक बार बलवीर जी का बोलो साहब। मैं बलवीर जी भाई साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि मोदी जी हमेशा मन की बात करते हैं और बलवीर जी भाई साहब आप दिल की बात करें। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें बलवीर जी भाई साहब। इन तालियों में मजा नहीं है, जोरदार बजाओ जैसे बलवीर जी तैयार हो जाते हैं। और मोदी जी हमेशा मन की बात कहते हैं और बलवीर जी भाई साहब दिल की बात कहेंगे। ध्यान नहीं पड़ती। हाँ सर, आज यह गार्डन देखा था वो बहुत अच्छा था और जो भी हमारे जो पैसे लगे हैं ना वो एकदम परफेक्ट जगह लगे हैं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ कार्यक्रम के समापन के इस दौर में मैं निवेदन करना चाहूंगा वकील साहब से कि आप भी कार्यक्रम को संबोधित करें। आपका यहाँ स्वागत है और बरगद बचाओ अभियान में और बरगद संवर्धन के तहत जो आज ये रैली और ये पर्यावरण संगोष्ठी हुई है बहुत ही अच्छी और अच्छे माहौल में हुई है। और अपन को बरगद के पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है
और इसमें सहयोग करना है। इसमें एक आदमी से कोई काम नहीं होगा, सबका सहयोग जरूरी है और इसमें तन मन धन से सब लोगों को इसमें सहयोग करना जरूरी है और इनका संभाल करना, इनको पानी पिलाना प्रत्येक नागरिक का मॉरल ड्यूटी है। और आज के इस प्रोग्राम में आपको जो आए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। इसी के साथ कार्यक्रम के समापन से राजेश जी करेंगे समापन। कार्यक्रम के समापन से पहले एक बार फिर से बरगद संरक्षण फाउंडेशन नागौर के जो संस्थापक सेवा राजेश इंस्पेक्टर साहब, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप आए और कार्यक्रम का समापन करें। स्कूल विद्यालय की तरफ से बच्चे लाते हैं ना। आज का इस कार्यक्रम का सभी लोगों के प्रयास से सफल हुआ। परेशानियां मैं मानता हूँ आती रहती है, विघ्न आते रहते हैं। अच्छा काम करते हैं तो लोग दिक्कतें पैदा करते हैं ताकि आगे नहीं बढ़े कोई। तो ठीक है, समस्या अपन को सब लोगों को मिलके और आगे काम करते रहना है। परेशानियां अच्छे काम का एक हिस्सा है और हमें अच्छा काम करते रहना चाहिए। सभी जो पधारे हैं अतिथि उनको एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ, विशेषकर नावा एसोसिएशन जिन्होंने मतलब बहुत कम समय में भी एक बहुत बड़े एरिया में ड्रिप इरिगेशन करवाया है। इससे पौधे जीवित रहेंगे, इनका एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ और निवेदन करता हूँ कि बहुत से भी जब भी कुचामन आसपास आ रहे तो एक बार देख के जाएं पौधों को और इस अभियान से जुड़े रहें ताकि आने वाले समय में जब ये पूरा क्षेत्र ग्रीन एरिया में वर्ल्ड का बड़ा गार्डन बन जाएगा तो आपका भी योगदान याद दिया जाएगा। तो आप इसे मिशन से जुड़े रहे। शुरुआत की स्टेज में आप जुड़े रहेंगे, सब लोग नवा एसोसिएशन है, पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट है, सर है, तो सब लोग जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पे जो अपने मिशन बरगद है इसमें हम सफल हो जाएंगे। सभी लोगों का इसमें क्या योगदान है वो वांछित है। धन्यवाद।